प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, सी टेट के एराइज बैच में आपका स्वागत है। सी टेट का एराइज बैच आप सभी मित्रों के लिए स्टार्ट किया गया है। 2022 में होने वाली परीक्षा को ध्यान में रख करके साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके बीच में डेली उपस्थित रहेंगे और एक वीडियो आपको इवनिंग टाइम डेली मिलता रहेगा, जिस वीडियो में आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे साइंस के, जहां पे न्यूमेरिकल की आवश्यकता पड़ेगी न्यूमेरिकल के बेसिस पे बताया जाएगा और जहां पे आपको थ्योरी की आवश्यकता होगी थ्योरी की बेसिस पे बताया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न और डिस्क्रिप्शन को बेसिकली लिमिटेड रखते हुए हम लोग प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम किलिंग प्रश्न नहीं होंगे, ठीक है। 30 मिनट से 35 मिनट आपका लगेगा और 30 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। ये पहला वीडियो का पहला प्रश्न आपका सी टेट के लिए 2022 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य है 30 में 30 नंबर आपके सही करने का। उम्मीद करेंगे कि आप सभी मित्र इसको अचीव कर पाएंगे। तो आप पहले यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। पहला प्रश्न आपका, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो आप जानते हैं दूध क्या है। दूध एक प्रकार का मिश्रण है और इस दूध में क्या पाया जाता है? पानी होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और क्या पाया जाता है दूध में? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कौन से होती है? केसीन प्रोटीन पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दूध को कंप्लीट डाइट में रखा गया है। दूध को क्या कहा जाता है कि ऐसा पोषक तत्व है जिसमें सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब इसे आप याद कैसे रखेंगे? विटामिन सी इसलिए नहीं पाया जाता। विटामिन सी जानते हैं कि नींबू में पाया जाता है और नींबू को क्या कहते हैं? सिट्रस फैमिली का कहा जाता है। नींबू, संतरा, मौसमी सब किस में आते हैं? सिट्रस फैमिली में आते हैं। अब अगर नींबू डालते हैं दूध में, दूध क्या होता है? फट जाता है, इसलिए विटामिन सी नहीं पाई जाती। याद रखिएगा अपने दिमाग में। बाकी सभी चीजें पाई जाती हैं। प्रोटीन तो पाया जाएगा लेकिन विटामिन सी नहीं पाई जाएगी। पहला ऑप्शन गया। दूसरे में फिर विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। तीसरे में देखिए लोहा है, ठीक है। दूध में आयरन नहीं पाया जाता, तो ये भी आपका प्रोटीन तो पाया जाएगा, डी पाया जाएगा, लेकिन आयरन नहीं पाया जाता, ठीक है। इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल आपको खाना पड़ता है। अब इसके बाद आपके पास कौन आ गया? आपके पास आ गया प्रोटीन, सही ऑप्शन है। कैल्शियम सही है और विटामिन डी सही है। तो आप किसके पास जाएंगे? आपने डी ऑप्शन के पास जाएंगे और डी ऑप्शन आपका सही होगा। दूध, आप जानते हैं कि दूध पोषक तत्वों में आता है और सभी माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। जितने मैमेलिया होते हैं उनमें दुग्ध ग्रंथियों का पाया जाना उसका एक विशेष लक्षण होता है। जितने स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जो दूध पी करके बच्चा स्ट्रांग होता है और बड़ा होता है। माँ का पहला दूध पूछा जाता है। माँ का पहला दूध जो होता है वो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, ऐसा आपने प्रचारों में पढ़ा होगा। उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है और वह कोलेस्ट्रम एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करता है। इसीलिए माँ का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान कहा जाता है, आपने प्रचारों में पढ़ा होगा। तो ये मुझे लगता है कि इस प्रश्न का सटीक आंसर हो चुका है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर हमें बताएंगे। पूछा जा रहा है पूर्तिरोधी रोगाणुरोधक, पूर्तिरोधी मतलब रोगाणुरोधक, रोगों से लड़ने के लिए के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैगनी रंग के आयोडीन में कौन सी अधातु पाई जाती है? आपको बताना बैगनी रंग की जो अधातु होती है उसमें कौन से रंग पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे उसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। आप जानते हैं मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु के बारे में आपको पता होगा। धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं? जो धातु होती है आप जानते हैं कि उसमें अपनी चमक होती है, उसे टिन के रूप में बदला जा सकता है, उसे चादर के रूप में बदला जा सकता है, उसे क्या किया जाता है? उसे तार के रूप में बदला जा सकता है। इसमें आघातवर्धता पाई जाती है, मेलिएबिलिटी पाई जाती है, ये सभी चीजें आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें साउंड पाया जाता है, सोनेरिटी पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? इसे कंडक्टिविटी पाई जाती है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है कौन? मेटल, जो धातु होती हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं जस्ट इसके अपोजिट हो जाते हैं। जो धातु होती है मेटल होते हैं, वह मेटल कैसे होते हैं? आपको ये भी ज्ञात होगा कि जो मेटल होता है वह मेटल, बताइए, जो मेटल होते हैं इनमें क्या होता है? लिक्विड
मेटल पाया जाता है। एक लिक्विड मेटल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। वहीं पे एक लिक्विड नॉन मेटल पाया जाता है। आपको कमेंट कर बताना है लिक्विड नॉन मेटल कौन होता है, यानी तरल नॉन मेटल कौन सा होता है या अधातु कौन सी होती है, आप हमें बताइएगा। तो आयोडीन इसका सही आंसर होगा, जो रोगाणुरोधक यानी एंटीसेप्टिक में काम करने वाला है, घावों में लगाए जाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। सही आंसर आपका आयोडीन है। बाकी सभी यहाँ पे जो रखे गए हैं सभी कैसे हैं, जो है इनमें से आपका सही आंसर जो है आयोडीन की तरफ आप बढ़ जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए और आंसर दीजिए अगले प्रश्न का जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। पूछ रहा है कि वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। हवा के विषय में दिया गया यहाँ पे प्रश्न। हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। हवा में अनेक प्रकार की गैस पाई जाती हैं, जैसे कि 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 20.93% क्या पाए जाते हैं, आपके ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती हैं, और बहुत प्रकार की अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। हवा जो होती हैं एक कैसे चलती हैं, हवाएं चलती हैं और वातावरण को ठंडा करना इनका काम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आप पढ़े हैं। बहरहाल यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे और कौन सा सही नहीं है उस पर आप टिक करेंगे। सही नहीं वाले पे टिक करना है। ऑप्शन को आप पढ़ते रहिए, बातों को सुनते रहिए, सही ऑप्शन पे उंगली रखिए और बताइए सही आंसर कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। 30 प्रश्न का कमेंट आपका आना चाहिए। कमेंट बॉक्स सामने होता है, आप 30 प्रश्न के कमेंट करिए। आपको सभी प्रश्न में से कम आप 20-22 प्रश्न का सही कमेंट करें। हमारे कमेंट करने से पहले, हमारे आंसर बताने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। एक गुड रिस्पांसिबिलिटी होती है। लाइव क्लास का मतलब होता है कि अगर आप लाइव क्लास में हैं तो वहां पे आप चैट करिए, बात करिए। लेकिन जब आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जब ऐसी क्लासेज आपको रिकॉर्ड करके दी जा रही है, तो उस समय आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हर प्रश्न का आंसर आप दीजिए मेरे बताने से पहले, और मैं सबके आंसर चेक करता हूं। फिर बाद में आपका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप से लेना चाहें लीजिए, टेलीग्राम से लेना चाहेंगे वहां पे मिल जाएगा। तो आंसर बताइए कि क्या होगा। मृदा में वायु की उपस्थिति नहीं होती, पहला। तो मृदा में देखिए, मृदा में वायु की उपस्थिति होती है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका गलत है। मृदा में वायु पाई जाती। जब मिट्टी को आप पानी में डालते हैं तो पानी से क्या होता है, पानी से बुलबुला निकलता है, और वह बुलबुला ही बताता है कि इसमें वायु है। तो पहला ही आपका गलत है, हालांकि हमें सही नहीं वाला बताना था। अब आगे देखिए, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बात सही है। वायु स्थान घेरती है, सब लोग जानते हैं। वायु में भार होता है, यह भी सही बात है। तो आपका जो गलत है वो गलत कौन सा है, आपका ए वाला गलत है। चूंकि गलत ही हमें आंसर में बताना था, इसलिए हमारा ए वाला ही आंसर के रूप में आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका के विषय में, कोशिका मीन सेल के विषय में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। आपको ये बताना है कि कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है, सही है, यही आपको बताना है। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती है। देखिए, जीवन की उत्पत्ति में कोशिका होता है, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनते हैं, अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। कोशिका जो होती है, जब कोशिकाओं के समान ओरिजिन यानी उत्पत्ति, समान स्ट्रक्चर और समान फंक्शन की कोशिकाएं एक साथ आती हैं और ग्रुप बना लेती हैं, उसी ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है, टिश्यू का निर्माण समान कोशिकाओं से होता है या कोशिकाओं की समानता के कारण होता है। ये आपका सही आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर A1 का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाता है। बाकी ऑप्शन पे भी हम चलते हैं और सबके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार, साइज समान होता नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोशिकाओं की समान नहीं हो सकती। एक कोश की जीवों में भी कोशिकाएं कई बार समान नहीं होती। जब वो विभाजन करता है तो कोशिकाएं छोटी हो जाती हैं, बाद में फिर कोशिकाएं अपनी साइज की फुल लेंथ लेती हैं। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ऐसा नहीं हो सकता। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। जो यूकैरियोटिक होती है इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, ऐसा भी नहीं। कोशिकाएं अलग अलग शेप, साइज, आकार, प्रकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं ब्रांच में होती हैं, कुछ कोशिकाएं कैसी होती हैं, स्पाइंडल फाइबर के शेप में पाई जाती हैं। कुछ कोशिकाएं कैसी होती हैं जो है बताइए गोल होती हैं, कुछ अंडाकार होती हैं। तो सभी कोशिकाएं गोल होंगी, तो ये भी बात आपकी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है। तो सही आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर होगा, और आप इसका आंसर बता चुके हैं। चलिए अब आप लोग आ जाते हैं अगले क्रम पे। अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा में सही मिलान किया गया। अच्छा, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आप इस नंबर पे हमारे ध्यान से सुनिएगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप आप करिए, वहां पे सीटेट या यूपीटेट लिख करके करिए। नंबर क्या है फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, 80041099 और 89, ये एक नंबर है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करिए और उस पर सीटेट लिख करके व्हाट्सअप करिए। आप सिक्योर रहें कि आपका नंबर सेफ है, आपको कोई भी चिंता करने का विषय नहीं है, आपका नंबर सेफ है और सेफ रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें ग्रुप में जुड़ेंगे। ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप में आपका नंबर पब्लिक नहीं होगा, आपका नंबर सेफ रहेगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के जुड़ें, आपके नंबर पे किसी भी प्रकार के फालतू मैसेज, फालतू चीजें नहीं जाएंगी। आप जब यहां से जुड़ते हैं इस नंबर पे 8004109989 पे जब आप जुड़ेंगे तो यहाँ पे जुड़ने के बाद आपको ये जो पीडीएफ होता है, ये पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है। क्लास आप देखेंगे, क्लास देखने से क्या होगा कि आप में एक जागरूकता आएगी और आप उसके आंसर के डिस्क्रिप्शन को समझ पाएंगे। लेकिन पीडीएफ मिलेगा तो उसे जब भी आप खाली होंगे 300 प्रश्न को रिवीजन करने में आपको 20 मिनट में, अगर आप 20 से 25 मिनट देते जाते हैं तो एक एक सब्जेक्ट आपका तैयार होता जाएगा। दिसंबर में पेपर है, समय हमारे पास कम है और इसलिए हम तेजी के साथ जुड़ें और तेजी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग ऐसा काम अवश्य करेंगे। निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया, किनका जो है उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है, आपको ये बताना है। तो जनन की विधा से सही मिलान करने वाले देखिए कौन कौन से। ईस्ट है, ईस्ट मतलब होता है, ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकी कवक होता है। क्या होता है, एक कोशिकी कवक होता है, एक कोशिकी कवक होता है। सभी कवक कैसे होते हैं, बहु कोश के होते हैं, लेकिन यह एक कोशिकी कवक है और इसीलिए इसको याद रखेंगे। तो यह एक कोशिकी कवक है, ईस्ट। ठीक, ईस्ट जो होता है एक किसके द्वारा जनन करता है, तो जनन एक करता है मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा करता है, मुकुलन द्वारा, जिसे आप इंग्लिश में बडिंग कहते हैं, बडिंग के द्वारा करता है। आलू, आलू क्या है, तना है। आलू तने का मॉडिफिकेशन है जो भोजन को स्टोर करने के लिए क्या हो गई हैं, ये ट्यूबर शेप में आ गई हैं। तो आलू में कैसे होता है, तो आलू में जो जनन होता है वो होता है कायिक प्रवर्धन द्वारा। कायिक मतलब होता है शरीर, काया मीन्स होता है शरीर, शरीर के हिस्से के प्रवर्धन द्वारा जनन होता है। शैवाल में जो जनन होता है, शैवाल में जनन खंडन द्वारा होता है और कवक में इस कैसे होता है, बीजाणु जनन द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो है, आप इस प्रकार से इसे मैच करा सकते हैं। आगे बढ़ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है आपका 7 और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, कौन सा से जो है ओजोन परत के उत्तर के लिए जो है परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। आपका उत्साह, आपका परिश्रम, आपकी सफलता आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। यदि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है और आप सफल होना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना शुरू करिए, मन लगाइए, दिल लगा के काम करिए। 2 मिनट देख करके भाग जाएंगे, नहीं मिलेगा। जब आप जब सर्च करते रह जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। कहीं से पढ़ना शुरू करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे से पढ़िए, जहां से आपको बेटर लगे वहां से पढ़ना शुरू करिए, लेकिन शुरू तो करिए, परिश्रम तो करिए। क्लास शुरू करेंगे तो आपको मिलता रहेगा। आंसर बताते रहिए, साथ साथ में समय नहीं किल होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं, तो आपका सही आंसर होगा ओजोन परत के अपक्षय के लिए CFC, जिसे आप कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप हमें बता दीजिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, आपके प्राइमरी में पूछा जाएगा, EVS वाले में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस सन में हुआ था, इसका आंसर आपको बताना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था ये बताना है, आप हमें बताइए। अम्लीय वर्षा मतलब एसिडिक रेन होता है, इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है पानी, और जब सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अम्ल वर्षा होने लगती है, या नाइट्रिक एसिड के मिलने से नाइट्रिक एसिड की वर्षा होने लगती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मतलब नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड का कोई मतलब नहीं, छोड़ दी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है, यानी रोग को फैलाने वाला रोग है जो संचारी रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ऐसे रोगों को संचारी रोग कहते हैं। तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं, कह रहा है मियादी बुखार,
जिसे टाइफाइड कहा जाता है, मलेरिया कहा है। रक्त छीणता खून की कमी को कहते हैं, और खून की कमी किससे होती है? आयरन के कारण होता है। जब आप ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां नहीं खाएंगे तो आयरन की कमी होगी, गुड़ नहीं खाएंगे, मूंगफली नहीं खाएंगे तो आयरन की कमी होगी। ऐसी स्थिति में आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, जिसे रक्तक्षीणता कहते हैं। यह एक असंचारी बीमारी है, यानी इसे आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। यह डिजीज एक दूसरे में स्प्रेड नहीं होती है। स्वाइन फ्लू ये भी स्प्रेड होता है। तो पहला तो ऑप्शन आपका हो गया गलत। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं मियादी बुखार, जिसे आप टाइफाइड कहते हैं, ठीक है। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। स्वाइन फ्लू है, H1N1 वायरस से फैलता है। मलेरिया है, प्लाज्मोडियम से फैलता है। पोलियो है, पोलियो वायरस से फैलता है। ये सभी संचारी रोग की श्रेणी में आते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। डायबिटीज ये इंसुलिन के, डायबिटीज क्या होता है? इंसुलिन की कमी के कारण या ग्लूकागॉन हार्मोन की अनियमितता के कारण डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, जिसे हम लोग आमतौर पे शुगर कहते हैं। रक्तक्षीणता भी रिपीट किया गया, ये दोनों रोग नॉन कम्युनिकेबल हैं, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे रक्तक्षीणता फिर रखी गई, ये भी नॉन कम्युनिकेबल है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और सेकंड वाला आपका सही आंसर के रूप में जाना जाता है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आए होंगे प्रश्न, और आप इसके लाइक करके इसका आंसर अवश्य बताते चल रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा ऐसा है जो विज्ञान के प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, याद रखिएगा, नहीं वाले को बताना है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। दूसरा, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। अब आप बताएंगे कि विज्ञान की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो कैसा होता है? स्थिर होता है। ये आपका सही आंसर। विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? एक सेकंड, क्यों बार बार इसमें ऐसा हो रहा है भाई? विज्ञान की प्रकृति कैसी है? विज्ञान की जो प्रकृति है, विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? तो आप कहेंगे विज्ञान की प्रकृति कैसी है? विज्ञान एक स्थिर है, ठीक है। विज्ञान ज्ञान की रचना का प्रक्रिया, बात सही है। विज्ञान ज्ञान की रचना की क्या है? प्रक्रिया है, ये भी बात आपकी सही है। लेकिन हमें क्या बताना? जो सही नहीं है, ठीक, नहीं वाला बताना है। स्थिर प्रकृति का विज्ञान नहीं हो सकता, याद रखिएगा, नहीं वाला बताना था। विज्ञान ज्ञान की एक प्रक्रिया, आप पढ़ते हैं, विज्ञान सुसंगठित सुक्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान एक विज्ञान की रचना की प्रक्रिया नहीं हो गया। विज्ञान संदेशवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान में बहुत सारी चीजें कैसी हैं जिसमें संदेह पैदा होता है और उस संदेहवाद को बढ़ावा देता है। सही है, विज्ञान हमेशा अस्थायी रहता है, स्थिर नहीं हो सकता विज्ञान। तो आपका सही आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपको खुद बताना, विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण, अधिगम, पर्यावरण प्रदान करना। जो, अच्छा ये बताइए कि कोई टीचर पर्यावरण, ठीक है, शिक्षण, अधिगम, पर्यावरण के बारे में बात तो सही। उसके बाद देखिए, फिर सुनिएगा, सृजनात्मक विचारों को रटने। रटने मतलब आप जानते हैं, रटने नेगेटिव शब्द होता है। रटना तो कभी आप बच्चे को कह नहीं सकते, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के प्रश्नों के निर्माण के लिए सही छात्रों को प्रेरित करना। ये बात सही है कि बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन हमारी मुख्य भूमिका में कौन सही हुआ? छात्रों के प्रचुर विभिन्न सीखने में अनुभव को प्रदान कर, छात्रों को प्रचुर विभिन्न चीजें सीखने के अनुभव प्रदान करना, उन्हें विभिन्न प्रकार की चीजों को सीखने का अनुभव प्रदान करना, ये मुख्य भूमिका होनी चाहिए। बाकी सृजनात्मक ज्ञान हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो, वो बच्चा ले सकता है, लेकिन सही आंसर हमारा कहाँ होगा? छात्रों में प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभवों को प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन विकास विज्ञान के द्वारा होता है? कौन सा ऐसा विकास है जो विज्ञान के द्वारा होता है? निष्पक्ष, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, स्थायी मानस प्रवृत्ति। तो सही कौन है ये आपको बताना है। आप बताएंगे ए, बी और सी जो है सही है। निष्पक्षता सही है, विज्ञान दृष्टिकोण सही, विज्ञान स्वभाव सही, अस्थायी मानस प्रवृत्ति ये सही नहीं है। मानव की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, समस्याएं आपके जीवन को निखारने में मदद करती, समस्याएं आपको निराश नहीं करती, समस्याएं आपको बताती हैं कि मैं आई हूँ, मुझसे लड़ो और तुम निखर जाओ। कई बार आपने सुना भी होगा कि कुमार विश्वास भी बहुत बार अब रिपीट करते हैं, हालांकि बहुत पहले मैं बोलता था, लेकिन फिर भी अब वो बड़े लोग हैं तो कह रहे हैं तो भाई हम ही पीछे हो जाते हैं। तो कुमार विश्वास आप कहते हैं ना कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से निकले
तो सिर्फ राम थे, लेकिन जब वनवास से लौटे तो पुरुषोत्तम श्री राम बन करके आए। तो कहीं ना कहीं परिश्रम सफल न, और जो आपका ये जज्बा है, जुनून है, जो संघर्ष है, ये संघर्ष आपको निखारने में ही मदद करेगा और आप जितना परिश्रम करेंगे उतना बेहतर निखर करके आएंगे। इसके लिए टूटना नहीं है, बल्कि टूट करके जुट जाना है, जो आपको सफलता के एक शिखर को आप पहुंचाने में आपको मदद करेगा। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2000 एनसीईआरटी 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो आप बताएंगे उसमें सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। अच्छा, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। ठीक, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। ठीक है। एक चीज जानिए, विज्ञान हो या कोई भी विषय हो, शिक्षक के प्रति अच्छी हो या बुरी हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप में से जो लोग सोशल तो पढ़े नहीं, आप कभी क्लास 10th की सोशल उठाइए, सीबीएसई बोर्ड की या यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी है तो वही कोर्स है, आप उसे उठाइए, देखिए उसमें कौन कौन सी टॉपिक दी गई है। भारत का इतिहास बहुत कम है। शिक्षक के प्रति अच्छी हो या ना हो, बच्चे के प्रति अच्छी होनी, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बच्चे का हिस्सा है, तो बच्चों के प्रति अच्छा होना चाहिए। इसलिए सीखने वाले के प्रति, सीखने वाला कौन, बच्चा है। ठीक है। सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति, यानी उसकी जो प्रवृत्ति है, सोच है, पर्यावरण है, उसके प्रति सही होनी चाहिए। विज्ञान के प्रति सही होनी चाहिए। शिक्षक भाड़ में जाए, शिक्षक से कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी कहता है कि आप कुछ नहीं है, जो कुछ है छात्र है। ठीक है। तो छात्र के परिप्रेक्ष्य में आप सही सोचेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, अपने परिप्रेक्ष्य में सही सोचेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों के में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जानकारी का सर्वे का संचालन करना है। एक बच्चा है जिसे अपने क्षेत्र के लोगों में स्रोतों, वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता के सर्वे का संचालन करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रिया परक संचालन करना में सबसे अधिक संबंधित है, तो आपको बताना है। सही आंसर होगा सृजन करना। कौन होगा? सर्जन करना आपका सही आंसर हो जाता है। कौन? सर्जन करना आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युक्त अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? शिक्षण अधिगम सीखने वाले, याद रखिएगा, सीखने वाले के प्रति पूछा जा रहा है। सीखने वाले में कौन सबसे अच्छी हो सकती है आपको बताना है। ठीक है। छात्रों को कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, सबसे पहले छात्र को सीखने के लिए, सीखने में जोड़ने का कार्य करना, छात्रों को समूह आकलन के प्रति प्रोत्साहित करना, विज्ञान की पुस्तक को पढ़ाना। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने का कार्य करना, ये आपका सही आंसर होगा जो यहाँ पे बन सकता है आपका। निम्नलिखित में से किस युक्त के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण किया जा सकता है? प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना आपको बताना है। आप मान लीजिए क्लास में बच्चे को प्रकाश का परावर्तन आप पढ़ा रहे हैं, अब आप किस कल्पना के आधार पर अर्थवान तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं आपको बताना है। प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट। दूसरा, सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्षण करना। तो देखिए, आप जानते हैं प्रकाश को अगर सफेद पर्दे पे आप डाल करके उसे परावर्तन करा के दिखाएंगे तो बच्चा उसे आसानी से सीख सकता है। सही आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही बनता है, चूंकि आंसर आपका दिया गया है। विज्ञान के क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण? विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण की चीजें क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है। आप बताइए, इसका संचालन आसान है, यह विज्ञान की जानकारी को इकट्ठा करता है, यह सीखने वाले मेहनत की आदत का विकास करता है, यह अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव प्रदान करता है। तो सीख करके काम करने वाला जो होता है वो कभी चीज़ें भूलती नहीं है। जो चीज़ें आप रटते हैं वो भूल जाती हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ों को सीखते हैं तो आप चीज़ें कभी भूलते नहीं। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव को प्रदान करता है, जो आप भ्रमण के द्वारा कार्य करके सीख पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? कौन सा ऐसा साधन है जो बाल केंद्रित आकलन के लिए है आपको बताना है।
पोर्टफोलियो है, अवधारणा मानचित्र है, पेपर पेंसिल परीक्षण है, जनरल लिखना है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे पोर्टफोलियो सही आंसर में आ जाता है, अवधारणा मानचित्र सही है, और उसके बाद जनरल लिखना ये भी आपका सही है। पेपर पेंसिल परीक्षण आपका सही नहीं होगा। तो आप कहाँ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, जहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको देखने को अवेलेबल है, मिल जाएंगे। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या है? विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या होगा? स्व आकलन। तो क्या कहेंगे? सीखने का काम कहाँ होगा? हम जब स्वतः सीखना चाहेंगे तभी सीख पाएंगे, हम सीखना नहीं चाहेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। अमृता ये कोई बच्ची है। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। कह रहा अमृता जो है एक कोई तार का प्रयास कर रही, विद्युत परिपथ बना रही है, लेकिन उसके पास तार की कमी है, ठीक है, वायर की कमी है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किसका उपयोग कर सकती है? यानी तार बनाने के लिए तार है नहीं और उसे परिपथ को पूरा करना है, विद्युत परिपथ को, और संयोजक के लिए तार चाहिए, तार है नहीं, तो ऐसी स्थिति में किस पदार्थ का उपयोग कर सकती है? देखिए, स्टील का तार लगा सकती, सही है। कांच की छड़ लगा सकती, कांच में इलेक्ट्रिक पास नहीं होगी, रबर में इलेक्ट्रिक पास नहीं होती, मोटा धागा में इलेक्ट्रिक पास नहीं होगा। तो आप कहाँ जाएंगे? स्टील के पास जाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा, तभी तो परिपथ पूरा होगा। तो आप सही आंसर के साथ जाएंगे, स्टील का तार का उपयोग कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है और सही कथन आपको बताना है कि सही कथन है कौन सा। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब इसका आंसर आपको बताना है। हमने 30 प्रश्न में 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिसका आंसर आपको बताना है। हमने इसीलिए काट दिया, आपके 2 ऑप्शन में से आपको चूज करके आंसर बताना कौन सा आंसर आपका सही होगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। चींटी के दंश में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? चींटी के दंश में जब चींटी काटती है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहेंगे फार्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी के काटने में कौन सी एसिड पाई जाती है? फार्मिक एसिड पाई जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाई जाती है? आप बताइए। एस्टिक एसिड कहाँ पाई जाती है? ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाई जाती है? क्लास 7 की अगर एनसीईआरटी आप पढ़े हैं तो आप इन सभी एसिड को बता सकते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले बताइए एस्टिक एसिड, ठीक है। एस्टिक एसिड किस में पाई जाती है? पाई जाती है सिरका में, ठीक है। और उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाई जाती है? ऑक्जेलिक एसिड आपकी पाई जाती है कहाँ पे? एस्कॉर्बिक एसिड अभी हम बता रहे हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो फार्मिक एसिड कहाँ पाई जाती है? और ये हो गया आपका, आगे आ जाते हैं। किसी ईंधन में 3.7 किलोग्राम के पूर्ण दहन करने के लिए 1.665 तथा 10 पावर 8 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में किस ईंधन का कैलोरी मान, ऊष्मीय मान क्या होगा? तो इसका आपको क्या बताना है? ऊष्मीय मान बताना है क्या। तो सही आंसर आपका कितना आएगा? 45,000 आएगा। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है, ठीक। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो उसकी औसत यात्रा की चाल कितनी होगी? कितनी दूरी तय की है? 12। तो चाल बराबर दूरी बटे समय आप कर लीजिए। तो जब नायरा चलती है तो उसकी चाल कितनी होती है? तो निकालिए, पहली बार निकालिए, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है, ठीक है। और समय कितना लग रहा है? पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है। चाल कितनी आएगी आपकी? 12 किलोमीटर, ठीक की चाल से चल रही है। उसी तरह जब लौट रही तो फिर 8 का, तो इसको 8 का करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जाएगा। तो इसका जब निकालेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आपका आंसर सही आएगा, जो 9.6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने का मात्रक है? दूरी मापने का मात्रक आपको बताना है किस में रखा गया है, जो दूरी मापने का। तो आप जानते हैं बालिशत है, वर्ष है और प्रकाश वर्ष है, सभी दूरी मापने के यंत्र हैं। तो सही दूरी मापने का मात्रक बताना ना। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। इसमें देखिए, वर्ष से दूरी थोड़ी नाप सकते, प्रकाश वर्ष से नापते हैं ना। वालिशत है, मीटर है, प्रकाश वर्ष से आपका सही आंसर होगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी पे आ गए और आपका आंसर क्या होगा? सही हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समीर अपने कच्चे यानी गोली को फर्श पर
बीछे 3 विभिन्न पृष्ठों सतहों तनी हुई सेलोफेन शीट कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे, ठीक है, जो कंचे उसकी गोली है, कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते हुए क्रम में दर्शाइए। किस पे कर रहा है? एक तो सेलोफोन शीट है, कालीन है और क्या समाचार पत्र है, उस पे वो अपने कंचे को यानी गोली को लुढ़काता है। अब आपको बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे समाचार पत्र है, कालीन है और सेलोफोन, ये तो आपका सही नहीं। सेलोफेन सीट है, समाचार पत्र है, कालीन है, आपका सही होगा। सबसे ज्यादा किस पे घर्षण होगा? बढ़ते हुए क्रम में बताना है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। कोई पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग, कोई पिंड रेखिता है किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय पर x अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? आप बताइए। इस गति का वेग समय ग्राफ y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। इस गति का दूरी समय ग्राफ y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। इस गति का वेग समय अक्ष ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। इस गति का दूरी समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। तो सही आंसर आपका कौन हो जाता है? इस गति का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है? कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? आप जाइए कोक। कोक जो है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं। पेट्रोलियम से बुटामेन में निकाला जाता है, स्नेहक तेल, ग्लिसरीन निकाले जाते हैं, पैराफिन, मोम निकाले जाते हैं, लेकिन कोक जो है ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सुबह होने पर वह तीनों वस्तुओं का ताप रिकॉर्ड करता है। T1, T2, T3 है। निम्नलिखित में से किसका संबंध तीनों तापों को सबसे सही संभावना को दर्शाता है? पहला इसने क्या रखा था? एक बोतल, प्लास्टिक का बाटल है, एक लकड़ी है और एक चम्मच, ठीक, एक धातु चम्मच को रात भर रखता है, ठीक। तो इसमें चूंकि तापमान निश्चित है, सबका तापमान कैसा होगा? बराबर होगा। निम्नलिखित जीवों में किसी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? तो शैवाल जो है ये थैलोफाइटा होता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं और ये अपना भोजन बनाने में सक्षम है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल रखने में सहायता करता है? कौन सा ऐसा लक्षण है जो भालू जो पोलर बियर होता है उसमें शीत की अवस्थाओं को सहने की क्षमता होता है? ये भी क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स में आपको देना है। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ऐसे पढ़ लीजिए। यकृत हमारे शरीर की ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। आमाशय हमारे प्रोटीन पाचन को प्रारंभ करता है, ठीक है, और पित्ताशय या रस स्रावित करता है, पित्तरस। अग्न्याशय या क्षुद्रांत में पाचक रस को मुक्त करता है। तो ये हो गई कुछ चीजें, कुछ काम की बातें, और पहला प्रैक्टिस पेपर आपका कंप्लीट होता है। मैं भरोसा रखूंगा कि देखिए आपसे मैंने कहा था 35 मिनट से कम होगा, 33 मिनट पूरा होने जा रहे हैं। अभी 33 मिनट अब पूरा हुआ है, तो यानी आपकी सारी चीजों के साथ बातचीत करते हुए भी हम लोगों ने बड़ी सरलता से 30 मिनट में कंप्लीट कर लिया। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिए, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा लिंक, टेलीग्राम का वीडियो के नीचे दिया गया है। तो जब आप टेलीग्राम लिंक से लेंगे तब भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी और वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, सारी क्लास मिल जाएंगी। तो आप जरूर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।